वेलकम टू फिजिक्स अबाउट रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को। लेट्स स्टार्ट नाउ। द रोटेशनल वेरिएबल्स, और इसी को आप कह सकते हैं एंगुलर वेरिएबल्स भी। में सबसे पहले समझेंगे एंगुलर पोजीशन को। एंगुलर पोजीशन को जनरली थीटा लेटर से डिनोट करते हैं। तो रोटेशन के केस में आपने देखा कि एक एक्सिस है जिसके अलोंग ये ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है, जिसके अबाउट। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, ठीक है। और जब ये रोटेट करेगी तो एवरी पार्टिकल्स इन इट विल टर्न अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो क्या बनाएगी, एक सर्कल बना लेगी, ठीक है। अगर उसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये सर्कल कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर इस बोर्ड के प्लेन में ये सर्कल है तो ये जो चौक है ऐसे बोर्ड से बाहर निकला हुआ जो दिख रहा है वो क्या है, एग्जैक्टली इस सर्कुलर प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और उसके सेंटर से होकर क्या गुजर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से होकर गुजर रहा है। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली उस सर्कुलर पाथ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चूंकि हमें इस 2 डायमेंशनल बोर्ड में ही दिखाना रहता है सारा चीज, तो हम कुछ ऐसा दिखाते हैं। तो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी पार्टिकल। हर एक पार्टिकल पर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी पार्टिकल्स। ऑलरेडी मैंने बताया है। देयरफॉर अगर पार्टिकल ये है तो रेडियस भी क्या हो जाती है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाती है। तो ये हमारा व्यू है। अब टॉप व्यू आप देख रहे हैं इस दिए हुए किसी एक पार्टिकल की जो टर्निंग हो रही है उसको। तो अगर मान लीजिए अभी ये नेचुरल पोजीशन है और इस सर्कल में घूमती, अब आपने ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दे, और मान लेते हैं कि ये लाइन एक रेफरेंस लाइन है। कौन सी लाइन है, रेफरेंस लाइन है, जिसको ध्यान में रखकर आपको उस पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन के बारे में समझना है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ऐसे इस दिए हुए प्लेन में, याद रखिएगा ये जो लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के बाहर है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये चौक जो है एग्जैक्टली इस प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है। तो अगर ये रेफरेंस लाइन है तो अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी रोटेट करें तो वो क्या होगी, ये आर्क लेंथ बनाकर ऐसे मूव करेगी यहां से और इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, मान लीजिए फ्रॉम पॉइंट ए टू ए डैश। और उस बीच में वो क्या है, एक आर्क लेंथ वो डिस्टेंस को कवर कर रही है, और सेंटर पर, किसके सेंटर पर, इस दिए हुए प्लेन में जो ये रेफरेंस लाइन था और जो सेंटर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बन रहा है, वहां पर वो क्या बना रही है, एक एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। और इस दिए हुए सर्कल की रेडियस हम मान लेते हैं r है। तो आपको मालूम है कि ये एंगुलर पोजीशन हो गई यहाँ 0 रेफरेंस लेवल से किसी पॉइंट a डैश तक, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि वो जो रेशियो है दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेशियो क्या कहलाती है, ये रेशियो कहलाती है
एंगुलर पोजीशन। ठीक है, क्या कहलाती है? एंगुलर पोजीशन कहलाती है। थीटा इज इक्वल टू दैट सर्कुलर आर्क, जिसको आर्क लेंथ मैंने लिखा है एस अपॉन रेडियस इज आर। अब देखिए ये दोनों ही लेंथ है, और दोनों ही लेंथ है तो दोनों ही की एसआई यूनिट जो सेम होगी, और सेम होगी तो ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो लेंथ की है दोनों। ठीक है, ये वाली भी लेंथ है, सर्कुलर आर्क की लेंथ है ये, और ये रेडियस है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? डायमेंशन लेस हो गई। एंगुलर पोजीशन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, ऑलरेडी लिख सकते हैं। अब अगर ये एक बार पूरी तरह से रोटेट करके फिर से ए पर आ जाए, टर्न करके अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर से ए पर आ जाए, तो वो क्या कवर कर लेगी? सरकमफ्रेंस कवर कर लेगी। ठीक है, और सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। देयरफॉर अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? दिस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, कितने के बराबर? 2 पाई के बराबर। ठीक है, 2 पाई व्हाट? 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। उसी तरह अगर 2 बार कंप्लीट रोटेशन कर लेता है तो 4 पाई रेडियन, 3 बार अगर रोटेट कर जाता है तो 6 पाई रेडियन, यानी हर एक रोटेशन के साथ 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 पाई रेडियन। रेडियन को जनरली ऐसे सी लेटर से डिनोट करते हैं, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से आप डिग्रीज में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट ओके? और अगर देखें तो पाई का वैल्यू 3.14 22/7 या 3.1416 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एक रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? 57.3 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। एक रेडियन, पाई का वैल्यू 3.14 डाल लीजिए, एक रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप जैसे चाहें कन्वर्ट करके इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो एंगुलर पोजीशन समझ में आ गया है कि पार्टिकल क्या हो रहा है? किसी रेफरेंस लाइन के ध्यान में रखकर जब वो टर्न करके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वो क्या होता है? उसका एंगुलर पोजीशन होता है दिए हुए पार्टिकल का, जिसे थीटा लेटर से डिनोट करते हैं, और ये उसकी डिटेलिंग है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस तो चेंज करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि पार्टिकल का डिस्टेंस दिए हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, तो उसी हिसाब से आप एंगुलर पोजीशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द गिवन आर्क लेंथ एंड फॉर द गिवन सर्कुलर रेडियस। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन जब थीटा से डिनोट करेंगे तो ये डेल्टा थीटा से डिनोट होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको बस ये रेफरेंस, ये टॉप व्यू जो मैंने दिखाया था वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, रेफरेंस लाइन आपको कोई भी मानकर चलना है। ये आपका क्या है? सर्कल इस बोर्ड के प्लेन में है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बोर्ड पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। चूंकि 2 डायमेंशनल प्लेन है तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि किसी रेफरेंस लाइन के अलोंग किसी दिए हुए टाइम t1 में ये θ1 एंगल बना रहा था। तो ये पार्टिकल P है जो इस टाइम t = 0 पर यहाँ पर था। एट टाइम t1
वो कहाँ पहुँच गया, एट पॉइंट P1, जहाँ उसका एंगुलर पोजीशन क्या है, एंगुलर पोजीशन उसका θ1 है। ठीक है, उसी तरह एट टाइम T2 वो यहाँ से पूरा θ2 कवर कर लेता है एट, और कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट P2 पर पहुँच जाता है। ठीक है, एट टाइम T2 एंगुलर पोजीशन इज θ2। therefore change in position क्या हो जाएगा, कौन सा पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ये क्या है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन है, याद रखिएगा, नॉट लीनियर पोजीशन, चूंकि टर्न कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। ये एंगुलर पोजीशन है, याद रखिएगा, इस बात को बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये सारे अभी जो भी बात कर रहे हैं वो एंगुलर पोजीशन है। तो फाइनल एंगुलर पोजीशन कितना है, θ2, और इनिशियल कितना है, θ1। इसे चेंज इन पोजीशन को डेल्टा लेटर से डिनोट करते हैं। देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, क्यों, क्योंकि एंगुलर पोजीशन चेंज किया है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड जब इसका लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता हो जाता है हमें। इसका हमने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी इनपुट आपको ज़रूर दूंगा कि कैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, मीन्स फाइनल एंगुलर पोजीशन में से इनिशियल एंगुलर पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्या ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आप x2 माइनस x1 डेल्टा x लिखते थे तो पॉजिटिव और निगेटिव होता था डिपेंडिंग अपॉन कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पॉजिटिव और निगेटिव आता है। यस, बिल्कुल होता है। यहाँ पर एक कन्वेंशन है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं किसी दिए हुए पार्टिकल को इन अ सर्कुलर पाथ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लिया जाता है, इज टेकन पॉजिटिव, वेयर एज क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या करते हैं, नेगेटिव लिया जाता है। इसमें क्या था कि आप ओरिजिन से किधर जा रहे हैं उसके हिसाब से आप पॉजिटिव लेते थे। अगर आप ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जा रहे होते थे तो ये पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में जा रहे होते थे तो नेगेटिव लेते थे। उसी तरह यहाँ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आइए देखते हैं अब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऑलमोस्ट सारे इंफॉर्मेशन हमारे दिए हुए हैं ही। जब ये एक बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया है तो टाइम इंटरवल तो आपको मालूम है। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्यों, क्योंकि देख लीजिए θ1 कहाँ था, एट T1 था, और θ2 कब था, एट T2, टाइम T2 पर था। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, इसे ओमेगा लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब ये एंगुलर वेलोसिटी रेशियो है इन दोनों चीज़ों की। देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इज दैट ओके? तो यही चेंज इन एंगुलर पोजीशन तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जस्ट अभी निकाल के बताया है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज में फाइनल एंगुलर पोजीशन θ2 माइनस
थीटा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, स्क्रिप्ट आप चेंज भी कर सकते हैं, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल और T फाइनल माइनस T इनिशियल। कितना हो गया ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन या चेंज इन टाइम। और ये क्या होता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। अगर डेल्टा टी क्या कर लिया जाए, बहुत छोटा कर लिया जाए, टेंस टू 0 लिमिट ले ली जाए, तो ये क्या हो जाएगा? इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं आप? ये एंगुलर वेलोसिटी जो इंस्टैंटेनियस है उसके लिए ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड दिस इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये क्या हो जाएगा? इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गई। और ये क्या हो गया? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज को ऐसे भी एक बार के साथ भी डिनोट किया जाता है। सो आप एवरेज लिख दीजिए या एक बार ऊपर में लगा दीजिए, वो एवरेज को डिनोट करता है। और अगर टाइम बहुत छोटा कर दिया जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो वो क्या कहलाता है? इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहला जाता है। अब आइए समझ लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। सारी चीज़ें वैसे ही हैं, जस्ट समझना है हमें कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। अच्छा, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड कहलाएगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात साथ में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी लिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए बात की है। तो पहले एंगुलर एक्सेलरेशन समझ लेते हैं और फिर समझेंगे कि डायरेक्शन कैसे आप निकालते हैं। आइए समझते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे अल्फा लेटर से डिनोट करते हैं। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो, वो चेंज कर रही हो, इनिशियली कुछ थी और फाइनली कुछ हो, तो क्या होगा कि दिए हुए पार्टिकल जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं फॉर द टाइम T1 एंड T2, ये आप देख रहे हैं। उसके हिसाब से ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल यानी स्पीड भी चेंज कर रही है, अगर किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में पोजीशन भी चेंज करेगी। कुल मिलाकर ये समझिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, तब की बात है। तो अल्फा उस केस में यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे लिखाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये क्या निकाल रहे हैं हम? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है 1-2 भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो ये एवरेज कितना हो गया? एवरेज आपका हो जाएगा ये डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर इंस्टैंटेनियस निकालना हो आपको, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, तो ये क्या करेंगे? डेल्टा टी को टेंस टू 0 करेंगे, बहुत छोटा। तो अल्फा कितना हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। देयरफॉर अल्फा कितना हो गया? डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। ये इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। इसे बहुत डिटेल में मैंने सर्कुलर मोशन में भी बताया हुआ है। अभी जस्ट आपने देखा था ओमेगा आपने इंस्टैंटेनियस निकाला हुआ है डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा अल्फा, ओमेगा का वैल्यू डाल दीजिए तो d2 थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हैं। इज दैट ओके? अब आइए एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, इस बात की बात करनी है आपको। बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर वेलोसिटी की जब बात करते थे तो जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता था
उधर ही आप एरो हेड दिखाकर ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तय करते थे। बट यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो पाती है। कब? जब आप रोटेशन में इसे देख रहे होते हैं। रोटेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से एंगुलर पोजीशन को चेंज कर रही है, किसी रेफरेंस लाइन से एंगुलर पोजीशन को चेंज कर रही है, तो क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही होती है, वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ पर एक सर्कल में चल रही होती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन को निकालने का तरीका अलग होता है। वो कैसा होता है कि आपको देखना होता है कि ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन कैसे चेंज कर रही है, उस हिसाब से आपको ये जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना होता है और अपने थंब को खोलना होता है। जैसे मैंने कहा कि ये सर्कल इस दिए हुए ग्रीन बोर्ड के प्लेन में है और ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, देखिए। तो अगर हम अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें तो थंब हमारा बाहर की तरफ निकल रहा है, आउट ऑफ द ग्रीन बोर्ड निकल रहा है। तो अब आपको तो आदत है पहले से ये वाला पढ़ने का कि जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर ही एरो लगा देते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इधर एरो क्यों नहीं, इसी डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप एक स्क्रू को किसी प्लेन के अंदर डालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से उसको रोटेट करना शुरू करते हैं। तो रोटेट जब करते हैं तो या तो ये प्लेन के अंदर जाता है, स्ट्रेट लाइन में सीधा अंदर जाता है, या स्ट्रेट लाइन में सीधा बाहर की तरफ आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही रोटेशन के साथ हमारा एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो जो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है वो हमारे डायरेक्शन को बताता है। देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डायरेक्शन हमें पता चल रहा है, भले ही मूवमेंट पार्टिकल का जिधर हो रहा है उधर हम डायरेक्शन चेक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या परपेंडिकुलर अंदर की तरफ उस मूवमेंट के डायरेक्शन को चेक कर पा रहे हैं। इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर यहां पर देखिए स्पीड इंक्रीज कर गया फाइनली इनिशियल से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जिधर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर किसी कारण से फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो जाए, ठीक है, यानी ओमेगा फाइनल इज लेस देन ओमेगा इनिशियल, देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा ना यहाँ पर। इसका मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। सर्कुलर मोशन में मैंने ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि स्क्रू में एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, मूवमेंट है, और उसी के हिसाब से आप डायरेक्शन पता कर पाते हैं। तो एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉज को भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, वो वेक्टर लॉज को भी बहुत आसानी से फॉलो करते हैं। मैंने सर्कुलर मोशन में ये चीज़ें बताई हुई हैं, प्लीज़ वहाँ जाकर आप देख लीजिए। अब ये एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में जब हमें पता चल ही गया है तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। वैसे सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये जो आपका आर्क लेंथ यानी लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एक रिलेशन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलेटिंग लीनियर वेरिएबल और वेरिएबल्स विथ एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये कोई पार्टिकल जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये रोटेट कर गया एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है,
टॉप व्यू आप देखते हैं तो ये आपकी टॉप व्यू आती है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड ये जो रेडियस है वो एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ठीक है, तो आपने देखा कि जब ये एंगुलर पोजीशन लेती है रोटेशन के बाद, टर्निंग के बाद, तो मानकर चलिए एंगल थीटा सेंटर पे बन गया, ये रेडियस आर है और ये सर्कुलर आर्क एस। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। ये क्या है? ये जो है लीनियर वेरिएबल है, चूँकि ये दिखा रहा है कि आर्क पर कितना मूव किया है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। नाउ आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। विद द टाइम अगर आप देखें फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम तो एस डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आर तो कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होने जा रही है फॉर द गिवन पार्टिकल, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा थीटा अपॉन टी। ये क्या है? लीनियर वेरिएबल है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रही है। ये बहुत छोटा डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, आप ये मत सोच लीजिएगा कि अरे ये सीधा कहाँ है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा फिगर बताया जा रहा है। बहुत छोटा सा चेंज के लिए ये आप ले सकते हैं। देयरफॉर v इज इक्वल टू आर और थीटा अपॉन टी इज हाउ मच? ओमेगा। अब आप कहेंगे ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसा ले लीजिए ना, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा और फॉर द गिवन टाइम इंटरवल ये आप ले लें। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब लिमिट भी ले लें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ भी ले लें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब आगे आपका ये कितना हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी और ये कितना आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या हो गया v और ये आर ओमेगा। ठीक है, तो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्या है? ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी। अगर एक बार और इसी चीज़ को रिपीट कर लें यहाँ से, ठीक है, ये जो आपका आ गया डी एस अपॉन डी टी एंड डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा के फॉर्म में आ गया ना। तो अगर ओमेगा के फॉर्म में आ गया और ये वेलोसिटी के फॉर्म में आ गया, अब एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में अगर आप लाना चाहते हैं, क्या है ये? डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। एक बार और गिवन टाइम इंटरवल के लिए आप ले लें। ठीक है, ये चीज़ें सर्कुलर मोशन में मैंने बहुत डिटेल बताई हुई हैं। लिमिट ले लें फिर से, डेल्टा टी टेंस टू 0 और यहाँ भी ले लें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू, चूँकि आर कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये लीनियर एक्सेलरेशन ए हो गया और आर तो कांस्टेंट है और यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। इज दैट ओके? लेकिन मैंने सर्कुलर मोशन में एक और चीज़ आपको बता दी है कि जब डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है सर्कुलर मोशन में लगातार, तो उसके कारण क्या होता है? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है। और ये एक्चुअल जो एक्सेलरेशन होता है इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी आप दिखा रहे हैं, चाहे वो लीनियर वेलोसिटी हो वो भी टेंजेंशियल है, या ये भी वो क्या है? टेंजेंशियल है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसका वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये चीज़ आप सर्कुलर मोशन के लेक्चर में जाकर आसानी से देख सकते हैं। हमें यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कारण आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी की और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ही ज़रूरत पड़ने वाली है इस पूरे इंटायर लेक्चर में या इस पूरे इंटायर टॉपिक में। देयरफॉर मैं इसे नेग्लेक्ट करके चलूँगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर वहाँ पर आपको कंसीडर करा दूंगा कि जो सेंटर की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन के चेंज होने के कारण लग रहा है, देयरफॉर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और जो एग्जैक्टली टेंजेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये सारा टेंजेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, चाहे इस पॉइंट पर हो या इस पूरे की बात करेंगे
तो भी वो टेंजेंशियल ही लग रहा होता है। चाहे यहाँ भी बात कर रहे हैं तो टेंजेंशियल ही वो वेलोसिटी जो आप डायरेक्शन को देख रहे हैं वो टेंजेंशियल ही आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो ये क्या है, हमने रिलेट कर लिया लीनियर वेरिएबल को एंगुलर वेरिएबल के साथ। ये लीनियर वेरिएबल, ये एंगुलर वेरिएबल, ये लीनियर वेरिएबल, ये एंगुलर वेरिएबल। v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो जब भी आप कोई रिजिड बॉडी लेते हैं और उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करते हैं, तो मैंने कहा ऑलरेडी कि सर्कल्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है, सर्कल्स बड़े या छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस उनकी कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे न जाने इसमें कितने सारे रेडियस आएंगे, और चूंकि सारे पार्टिकल्स लॉक्ड हैं, यानी अगर एक कोई रोटेट कर रहा है तो बाकी सारे भी उसी टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्प्लेस कर रहे हैं, उतनी ही उनकी एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, उतनी ही उनका एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो जा रहा है। मीन्स ओमेगा भी कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट है सारे पार्टिकल्स का, फॉर ऑल द पार्टिकल्स, फॉर ऑल द पार्टिकल्स। और फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम उनका ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वो भी सेम है या कांस्टेंट है। तो उस हालत में तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब v किसके प्रोपोर्शनल है, r के प्रोपोर्शनल है। r जितना ज़्यादा होगा ये लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, r जितना कम होगा ये लीनियर वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। उसी तरह a इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू r, चूँकि ये तो कांस्टेंट है आपका। इसका मतलब है कि अगर ये एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप देख लीजिए ये रेडियस, यहाँ पर रेडियस की लेंथ फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कम है, तो ये अगर कम है तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी भी कम है। वही हाल होता है फैन के अंदर। फैन में जो ब्लेड्स लगे होते हैं कुछ ऐसे, अगर आप यहाँ पर उंगली लगाकर रोकना चाहें जहाँ पर रेडियस कम है, तो देख लीजिए लीनियर वेलोसिटी भी इस रेडियस के कम होने से कम हो जाएगी। इसीलिए अगर यहाँ से उंगली लगाकर या अपने हाथ को लगाकर रोकना चाहें तो ये आसानी से रुक सकता है, लेकिन अगर एज पर ले जाकर अपनी उंगलियों को रोकने की कोशिश करेंगे तो रेडियस काफ़ी इंक्रीज कर गई है, देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी भी काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी। देयरफॉर वहाँ पर अगर हाथ लगाते हैं तो हाथ आपका हो सकता है इंज्योर्ड हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन ज़्यादा है। इज दैट ओके? सो याद रखिएगा, जितनी रेडियस कम होगी उतनी ही लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन कम होती है। एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पर r 0 हो गया, देयरफॉर कोई भी पार्टिकल जो एग्जैक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पर पड़ता है वहाँ पर r 0 हो जाता है। देयरफॉर उस पार्टिकल की जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर पड़ेगा वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। इज दैट ओके? सो ये बात क्लियर कर लीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर पड़ने वाले सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन 0, चाहे उसमें ओमेगा जो भी हो, ओमेगा होगा अगर ये रोटेट कर रही होगी तो, लेकिन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों लीनियर जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मेनली रेडियस पे ही। इज दैट ओके नाउ? सो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रेडियस बढ़ने से वेलोसिटी क्यों बढ़ जाती है, या रेडियस के कम होने से वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन क्यों बढ़ या घट जाती है। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक छोटी सी बात और देख लेते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। जिस तरह ट्रांसलेशन मोशन में आपने इस तरह के कई सारे 3 इक्वेशन निकाले थे, कई सारे नहीं 3, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके,
कीपिंग ए कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। उसी तरह रोटेशन में भी आप वैसे तीन इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। कौन कौन से और कैसे? एंगुलर एक्सेलरेशन को यहाँ पर क्या मानना है आपको, कांस्टेंट मानना है। तो आपका पहला क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है। उसी तरह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसी तरह ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, देख लीजिए वैसे ही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई एक आप निकाल के देख लीजिए, जैसे आप लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिए फ्रॉम ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल, और यहाँ क्या कर लीजिए 0 टू टाइम टी के लिए। ठीक है, और चाहे तो टाइम इनिशियल और टाइम फाइनल भी लेके चल सकते हैं। ये आप जब इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल आ जाएगा, और ये अल्फा टी आ जाएगा। अरेंज कर लीजिए, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। देखिए कितने आसानी से आ गया। उसी तरह बाकी को भी आप निकाल सकते हैं। होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।